प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट सह दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज मैंने इकाई 1 से बहुत से मित्रों की मेरे डिमांड है कि मैम हिंदी भाषा से कुछ प्रश्न करवाएं। तो यहाँ मैंने 200 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और ये 200 प्रश्न जो हैं, बहुत कुछ प्रश्न आपके यूजी नेट के 2004 से लेकर के 2021 तक के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं टोटल। और फिर कुछ प्रश्न जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत से हमारे मित्र हैं जो समूह में हैं और पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग हरियाणा के हैं, कुछ लोग हैं जो कि बिहार से हैं, कुछ यूपी से हैं, तो वो पीजीटी देना चाहते हैं। तो कुछ मेरे प्रश्न वहाँ पीजीटी से लिए गए हैं। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। पहला प्रश्न आता है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में पूछे गए प्रश्न ही हैं। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के भी प्रश्न इसमें मेंशन है। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों पे सिलेबस में। यदि आप नेट का सिलेबस कंप्लीट आपने पढ़ लिया है तो फिर पीजीटी हो, टीजीटी हो, एलटी हो, डी++SB हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, आप पक्का उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यूजीसी नेट का सिलेबस आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कर लेंगे। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा जो है वो हिंदुस्तानी भाषा के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट आता है, और ये सभी जानते हैं आप, ये जो है ये ब्रज बांगरू मतलब ये सब क्या है, पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है। और छत्तीसगढ़ी जो है वो कहाँ, पूर्वी हिंदी वर्ग में आती है। और ये कौन कौन सी आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। जिसका मुझे लगेगा कि थोड़ा बता देना चाहिए तो मैं उसमें बोलने का प्रयास करूंगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या क्या है। तभी 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब जो हमारा संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं मूल रूप से थी। प्रश्न आया कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो याद रखना 14 भाषाएं थी। अभी जो बात हो कि वर्तमान समय में संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं आपको लगाना है। ओके, या मान लो 18 हो तो आप 18 भी लगा के आ जाते हैं। तो 18 क्या है, 18 बोलियां हैं। ठीक है, अगला है कि ग्रीम नियम का संबंध किससे है। तो सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि विज्ञान से। नेक्स्ट आता है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। यहाँ 5 नंबर हमारा का 3 नंबर हमारा राइट हो जाएगा। अगला आता है, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, तो करेक्ट आंसर है हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप। ठीक है, हमारा ये हमारा यहाँ पे 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ 7 नंबर का हो जाएगा। 1 नंबर या जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बिहारी। बिहारी जो है पूर्वी हिंदी की नहीं आती, जबकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, तो 8 का हमारा यहाँ पे 2 नंबर राइट हो जाएगा। अगला आता है कि बोली का लघुत्तम रूप क्या है। तो व्यक्ति बोली जो है नौ का एक, सॉरी उप बोली जो है वो लघुत्तम रूप है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो करेक्ट है यहाँ कन्नड़ हमारा जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, कन्नड़ हमारा यहाँ पे 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ परिवार की भाषा है। और अगला प्रश्न आता है फिर से कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। करेक्ट आंसर 11 का हो जाएगा। ठीक से बनारस है, बनारस की भाषा को काशिका कहा गया है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट आता है, आप इसको जरूर सुनना, पूरी वीडियो को सुनना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और इकाई 1 से, खासकर यूजीसी नेट के इकाई 1 से, या फिर यूँ कहें कि हिंदी भाषा और उसका विकास से आपको इससे ज़्यादा कोई प्रश्न पढ़ना ही नहीं है। ओके, तो क्लास को पूरा देखिएगा, एक भी स्किप नहीं करना है। आप खाना बनाते बनाते, खाना खाते खाते, कुछ भी करते करते आप सुन सकते हैं, काम करते करते भी आप क्लास को सुन सकते हैं। 1 से 2 बार आप सुन लेंगे ना, बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी काव्य भाषा किसने कहा। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिएगा, ठीक है, अलग अलग प्रश्न है यहाँ पे। साहित्य के अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य शुक्ल ने कहा है। ओके, और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 14 का 1 नंबर शौर श्रेणी से। नेक्स्ट आता है कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। 15 का 2 नंबर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य से। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर मलयालम। ठीक है, मलयालम जो है वो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। अब थोड़ा फास्ट ही कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी देखो आपको फास्ट करने की ज़्यादा आवश्यकता है।
और अब ऐसे में बोलूँगी ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती, इस तरह तो ठीक नहीं रहेगा फ्रेंड्स, है ना। तो ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर, मथुरा वृंदावन के आसपास। अगला आता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, तो सभी जानते हैं जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वहाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, अब आप वैदिक संस्कृत मत लगा के आइएगा, सौरसेनी से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, और आपके प्रश्न का पैटर्न पक्का यही होगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, मैं दोबारा भी रिपीट कर रही हूँ। 19 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो अवधि है, जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट आता है कि संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो भोजपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बिहारी उपभाषा, बिहारी उपवर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, तो 21 का करेक्ट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर 2 नंबर बुंदेली। अगला आता है कि खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, राइट हो जाएगा हमारा जनपदीय हिंदुस्तानी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा यहाँ 23 नंबर का 3 नंबर अयोगवाह। और अगला प्रश्न आता है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का 3 सौरसेनी से। नेक्स्ट आता है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताना है, तो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है वो राइट है अभट्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है मार्कंडेय प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने रूप स्वीकार किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 26 का 1 नंबर 3। नेक्स्ट आता है कि मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली नहीं है, किसी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मगही किस प्रदेश की बोली है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, तो सभी जानते हैं जो देखो भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण किया है वो इतिहास के आधार पर किया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक आधार पर। ठीक है, यहाँ इतिहास है, इतिहास या ऐतिहासिक दोनों बोल सकते हैं, ऐतिहासिक आधार पर किया गया है। अगला आता है कि ब्राह्मी लिपि के विकास का हमें सही अनुक्रम बताना है, तो यहाँ पर पहले ही राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर की भाषा की उत्पत्ति के संबंधों में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो हम यहाँ चलेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम 1-2 भी कर लेंगे ना, तो आप देख लेना यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो 3 नंबर निकल कर आएगा। यहाँ पे आप ये वीडियो को पॉज कर लेना और यहाँ पे आप आ जाना और यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे मैं फास्ट कर रही हूँ मैं, ये देखो हमारा 3 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके करने का मैं कई बार आपको ट्रिक बता चुकी हूँ, यदि 2-3 भी आप 1-2 भी आप अच्छे से लगा लेते हैं तो आप पकड़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता ही देती हूँ कि जैसे देखेंगे कि ए का 5वां नंबर जो है केवल एक ही जगह पर है, और इसका जो राइट आंसर होगा ना, ए का धातु सिद्धांत जो है वो हेज के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ठीक है, तो आप एक भी यदि लगा लिए तो यहाँ पर देखेंगे कि 5वां यहाँ पर ए पर कहीं भी नहीं है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है, यहाँ पर दूसरा है, तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। हमारा राइट आंसर यहाँ यही जाएगा। तो इसका आप ये जरूर दिया करें और थोड़ा सा आगे पीछे भी देख लिया करें कि कहाँ कौन कहाँ मैच कर रहा है ना, तो इससे आप राइट आंसर निकाल पाएंगे। ये बहुत सरल है बंधु। नेक्स्ट आता है ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, बताना है कि तर्क क्या है। ब्रज भाषा में पौरुष वर्णों का अभाव है, तो 31 का जो करेक्ट हो जाएगा हमारा, देखो ए आंशिक सही है और जबकि बी हमारा सही है। नेक्स्ट आता है कि अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है कि अपभ्रंश का मुख्य छंद जो है वो हमारा दोहा अपभ्रंश का मुख्य छंद है। दोहा या दुहा है ना, कहते हैं दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। अगला आता है कि आगरा की बोली का नाम बताना है। ठीक है, आगरा का बोली क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे, ब्रज है। नेक्स्ट आता है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताना है, तो ये बहुत ईजी प्रश्न है। संस्कृत अपभ्रंश, माफ करना, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। ठीक है, 2 नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला फिर प्रश्न आता है कि डॉक्टर, देखो मैंने कहा ना कि हम 2004 से लेकर के और 2021 तक के प्रश्नों का यहाँ पे संकलन है, हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का। अब इस तरह मान लीजिए आप सभी प्रश्नों का 2004 से 2021 तक आप करते हैं तो पक्का नेट तो आपका होना सुनिश्चित है बंधु, बिल्कुल सुनिश्चित है, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा है और आप ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको केवल 5 वर्षों का, ठीक है, आप 18 का देख लें, आप 19 के 2 शॉट देख लें, आप 19 के बाद आप 20 के 2 शॉट देख लें और आप 21 के 2 शॉट देख लें। ठीक है, यही इतने काफ़ी है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं के किस वर्ग में आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा 4 नंबर प्राच्य वर्ग में। नेक्स्ट आता है कि धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या क्या मानी है। तो यहाँ पर जो 36 का राइट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर 13 स्वर, 38 व्यंजन और 51 मतलब बराबर 51 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का 3 नंबर आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगला आता है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है कि बताना है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो आपको पता है अवधि जो है पूर्वी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर नहीं आती है। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान हमें बताना है क्या होता है। राइट आंसर 2 हो जाएगा तालव्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। तो हिंदी भाषा का विकास हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो हिंदी है आप देखेंगे कि हमने सॉरी माफ़ कीजिएगा सिंधी भाषा है, माफ़ कीजिएगा सिंधी भाषा का विकास जो है बंधु, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा वो होगा ब्राह्मण अपभ्रंश। ठीक है, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का प्रयोग होगा। आगे आता है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो भोजपुरी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो अपराध जो है, ठीक है, 43 का हमारा 2 नंबर अपराध में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये राध में देखो अप लगा है तो ये व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, राध जो है किस राध से कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला आता है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो 44 का राइट आंसर 3 हो जाएगा अर्धमागधी से। नेक्स्ट आता है इसमें उकारांत रूपों की बहुलता है। ठीक है, किसमें उकारांत रूपों की बहुलता है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा ब्रज भाषा में। ठीक है, 1 नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बांगुरु को मत समझिएगा, ब्रजभाषा राइट होगा। नेक्स्ट आता है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताना है। तो 46 का राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा, पाल ही है। ओके, पाल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आता है कि शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये पीडीएफ हमारे पैड कोर्स वालों को चला जाएगा, पैड कोर्स वाले हमारे ज़्यादा परेशान ना होंगे। तो 47 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा आकृति मूलक वर्गीकरण। ठीक है, 4 नंबर हमारा राइट हो जाएगा। अगला है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। 48 का जो हमारा करेक्ट आंसर आता है वो 4 नंबर निकल कर आता है, शियोन जो है वो भारोपी भाषा परिवार की भाषा नहीं है। आगे चलते हैं। तो प्रश्न आता है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। तो मैथिली का जो प्राचीनतम है उपलब्ध ग्रंथ वो है वर्णरत्नाकर। 1 नंबर राइट हो जाएगा। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मराठी। नेक्स्ट आता है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। ये समय समय सभी को पता चल गया, ये जो कथन है वो ग्रियर्सन का कथन है। अगला आता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन नहीं आती है, यहाँ पे बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा निकल कर आता है तो 3 नंबर होगा अपभ्रंश का। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का। अगला आता है कि इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। तो राइट आंसर जो हमारा इसका निकल कर आता है चौमन का बंधु। करेक्ट आंसर 1 होगा, क्या जो है वो संयुक्त व्यंजन है। जर्मन भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर भारूपीय। अगला है इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर यहाँ निकल कर आता है बंधु 1 नंबर है खड़ी बोली। नेक्स्ट है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताना है कि पहले किसका निर्माण होता है, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका। ठीक है, 57 का राइट आंसर हमारा 4 होगा। पहले ध्वनि, फिर ध्वनि से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य बनता है। आगे चलते हैं। तो प्रश्न निकल कर आता है कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम बताना है। तो 58 का राइट आंसर हमारा 1 नंबर ही हो जाएगा। पहले कंठ, तालव्य, वच्च, दंत, ओष्ठ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है निकल करके कि गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर भोजपुरी। नेक्स्ट है कि कंठोष्य ध्वनि का उदाहरण बताना है। 60 का 1 नंबर राइट हो जाएगा, अकंठोष्य ध्वनि है। और पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही अनुक्रम बताना, युग्म बताना है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जो पता है, यहाँ पर 4 नंबर हमारा बंधु राइट हो जाएगा, खड़ी बोली बुंदेली हमारा राइट है। ठीक है, बाकी सभी गलत है।
आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा फिर निकल कर आता है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अगला 63 नंबर का उत्तर बताएं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा निकल कर आता है, करेक्ट आंसर बंधु बघेली। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 63 का बघेली हमारा राइट होगा, जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो आपको पता है यहाँ पर 4 नंबर राइट आंसर है, ये जो है ना वो अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। अगला फिर आता है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 नंबर पार्श्विक ध्वनि है। अगला आता है कि हिंदू मुख पर पाँव न रखो का जो बहुत हिंदी वाक्यों ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? तो 66 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर यहाँ पर अवधि। सॉरी हाँ, हमारा जो अगला प्रश्न आता है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आता है हमारा 67 नंबर का बंधु, वो 1 नंबर है, अवधि जो है वो अवधि का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। अगला है इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो 68 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, पाफा जो है अघोष ध्वनि है। णा उच्चारण स्थान का बताना है, णा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 69 का 2 नंबर मूर्धा। ठीक है, क्योंकि कंठ में क वर्ण का, कंठ तालव्य में च वर्ण और कंठ तालव्य दंत, कंठ तालव्य दंत मूर्धन्य। ठीक है, यहाँ पर कंठ तालव्य, यहाँ 69 का कंठ तालव्य दंत मूर्धन्य। 1 मिनट, ये सुखी, ओके बिल्कुल हमारा मूर्धा राइट आंसर होगा, यहाँ 2 नंबर। और अगला प्रश्न आता है कि ईसा की किस शताब्दी से अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 9वीं शताब्दी में। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास और श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है? 71 का जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर होगा, गुजराती। नेक्स्ट आता है कि अभ्यांतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के भेद बताना है। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन देख लेते हैं, अभ्यांतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के जो है वो यहाँ पर हमारे 4 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो अभ्यांतर प्रश्न के अनुसार जो वर्णों के भेद हैं वो 4 स्वीकार किए गए हैं, 4 माने गए हैं। और अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की कौन की बोली नहीं है? तो यहाँ पर सभी जानते हैं जो मगही है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए कितनी बार वही प्रश्न रिपीट हुआ, बहुत बार वो प्रश्न रिपीट हुए हैं। और खड़ी बोली शब्द का प्रयोग बताना है यहाँ पर। तो 74 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर करेक्ट होगा कि खड़ी बोली का उद्भव स्वर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। नेक्स्ट आता है कि ओहो यहाँ पे तो ABCD माफ़ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोट में लगाना है, तो ABC हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। और खड़ी बोली का उद्भव स्वर श्रेणी अपभ्रंश के रूप में हुआ है। तो ABC हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3 नंबर। आगे चलते हैं तो यहाँ फिर से हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप 1-2 भी इसका लगा लेंगे, 1-2 भी आपको पता है ना, तो इसका आप राइट आंसर कर पाएंगे, पक्का करवाएंगे। यही ट्रिक आपको हर जगह लगानी है, ऐसा नहीं कि यहीं पर लगानी है, ये ट्रिक आपको हर जगह लगानी है बंधु। आपको पता है यहाँ जो खड़ी बोली है वो बिजनौर में बोली जाती है, 1 का चौथा नंबर। ठीक है, 1 का चौथा, अब 2 जगह पे है, वो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। आपको एक और देख लेना है, जो ब्रज भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? आगरा में। तो बी का तीसरा नंबर, तो बी का तीसरा नंबर यहाँ पर देखी जा रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये तो 2 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिलान कर लेना, आप देख लेना, बाकी आप सब परिचित हैं। पर ये प्रश्न के पैटर्न देख लीजिए कि ये पुराने पैटर्न इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से फिर आपको बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ फिर से यहाँ सम्मिलित करना है। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी और मगही। तो अभी 1-2 यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। यहाँ भी आपका वही ट्रिक लागू होगा बंधु। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आपका दिया गया है। तो आप देखेंगे पहाड़ी वर्ग, वैसे ही पहाड़ी का क्षेत्र शिमला से है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे मध्यवर्ती पहाड़ी का गढ़वाल से। तो पहले तो आप देखें कि 1 का 3 नंबर कहाँ जा रहा है। ठीक है, 1 का 3 नंबर यहाँ भी जा रहा है और 2 नंबर पे भी है और 1 नंबर पे है, 1-2 पर। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये मध्यवर्ती पहाड़ी है उसका संबंध गढ़वाल से है। तो बी का हम दूसरा देखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 1 का तीसरा और बी का दूसरा यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। तो मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 78 का 2 नंबर, मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट आता है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अवहट्ट भाषा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 80 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न आता है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बघेली। नेक्स्ट आता है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? तो सरस्वती पत्रिका में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर है, मालवी। नेक्स्ट आता है कि ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? तो 84 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, बंगाल में। अगला आता है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 85 का 2 नंबर होगा, पतंजलि। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हमारा यहाँ पे छोटा नागपुर। और नेक्स्ट आता है कि सुमेलित करना है आपको, ठीक है। स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं, सघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो यार यहाँ भी आपको वही काम करना है। यदि आपने 1 2 पकड़ लिया, ठीक है, एकाक भी आपने पकड़ लिया तो आप यहाँ पर राइट आंसर निकाल पाएंगे, ओके। यदि आपने पकड़ा कि स्वर ध्वनियों में आता है कौन सा हमारा आ ए है, ठीक है, 1 का चौथा ये स्वर ध्वनियों में आता है, और तालव्य में आता है चा छा जा झा, ठीक है, ये तालव्य में आता है। और तो आप पहले तो 1 2 को देखो कौन सा हमारा, तो ए का चौथा, बी का और बी का पचमा, ठीक है, ए का चौथा और बी का पचमा, ठीक है। 4 नंबर पे देखो, ए का चौथा, बी का पचमा जा रहा है, और यहाँ पे आप देख लेना। तो ये बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है, ये बहुत आसान है। थोड़ा सा इसका आपको कंसेप्ट पता होगा तभी आप इसको राइट आंसर कर पाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट ना पता होगा तो बंधु मुश्किल है। और अगला प्रश्न आता है फिर से वही बोलियों का उनके क्षेत्र के साथ आपको फिर से मिलान करना है। ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। अब यहाँ भी वही ट्रिक है, आप जो 1 2 अभी पकड़ लेते हैं तो आप बंधु इसका करेक्ट आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। ब्रजभाषा अलीगढ़, और भोजपुरी को हम ले चलेंगे कहाँ, छपरा, बी का पहला, ठीक है, ए का चौथा, बी का पहला, ये 2 नंबर पे राइट आ गया, ए का चौथा, बी का पहला, ठीक है, ये हमारा 2 नंबर यहाँ पे 88 का राइट आंसर होगा, इसको आप देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं। तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेरठ। और अन्य आता है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न आता है प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 91 का 1 नंबर अत्यंत राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है फिर से, भारोपीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अष्टम अनुसूची, ठीक है, भारतीय भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। और अगला है चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो 93 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, विपर्य। नेक्स्ट आता है फिर से कि ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो 94 का जो राइट आंसर है बंधु हमारा 1 नंबर है, जर्मन। फिर नेक्स्ट आता है कि इन बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ आपको फिर से सम्मिलित करना है। अब यहाँ भी आपको वही काम करना पड़ेगा। बांगरू, भोजपुरी, कुमायूनी, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली आपने भी पढ़ा कि मेरठ में है, तो डी का चलो देखो दूसरा नंबर कहाँ पे आता है। अब एक ही देखना है आपको, डी का यार बंधु दूसरा नंबर 2 जगह पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी आ रहा और यहाँ भी आ रहा है। तो अब हमें और पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा देख लेते हैं कि बांगरू कहाँ है। तो बांगरू रोहतक में बोली जाती है, ठीक है, यहाँ पर बांगरू जो है वो रोहतक में यहाँ पे बोल जाते। तो ए का हमारा 5वां नंबर यहाँ पे, और ये हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक आपको परीक्षा में लगानी है, ठीक है, यहाँ पे परीक्षा में लगा लेना ये वाला ट्रिक, तो बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम आपको बताना है। ये प्रश्न आपका अभी पूछा गया था, 2021 का ही है। तो यहाँ पे बंधु हमारा 1 नंबर सही होगा, ABCD, ठीक है, हमारा ABCD सौरसेनी, फिर पश्चिमी नागर, पश्चिमी वर्तमान, यहाँ पे 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो जो है मुंदेली है, राजस्थान की बोली नहीं है। करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 नंबर का तद्भव।
और अगला है लिपि के विकास की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण है। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा हमारा ध्वनि लिपि। और नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित बोलियों को फिर से वही आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर सुमेलित करना हड़ौती, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी। तो 1 2 भी आप पकड़ेंगे ना तो गढ़वाली उत्तराखंड का संबंध आप देख रहे हैं, बघेली का मध्य प्रदेश से, और यहाँ पे देखेंगे आपकी जो तो 1 2 भी आप पकड़ लेंगे। मान लो भी गढ़वाली का सी का हम पहला नंबर देख लेते हैं। तो हाँ ये देखो, ठीक है, सी का पहला नंबर यहाँ पे देखो ये एक ही जगह पे है और ये हमारा 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे फिर चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो फिर से आपका PYQ है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा गया PYQ है। करी, करहूँ, करो, करा। ठीक है, प्रभंश, भोजपुरी, अवधी, बांगरू। तो 101 का मैं आपको बता दूं अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न इसको भी आप बहुत अच्छे से लगा पाएंगे कि आप थोड़ा सा आप देखो कि करहूँ कहाँ होता है और करो कौन सी भाषा है। इसका भी आप ऐसे आप चयन करेंगे तो आप इसका भी राइट आंसर बंधु बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। आप देखते हैं कि करी जो है वो बांगरू भाषा के शब्द है। ठीक है, करी हमारा बांगरू भाषा का शब्द है। और आगे हम फिर देखते हैं कि जो करहूँ है वो अवधी भाषा, करहूँ हमारे यहाँ बोले जाते हैं, अवधी बघेली हमारे यहाँ दोनों चलती है। और करा जो करा भोजपुरी है, डी का दूसरा आप देख लीजिएगा, ये देखो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 यहाँ पे आप देख लेना एक बार वीडियो पॉज करके। आप उत्तरमाला का स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लें, जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे। तो बाकी हमारे ग्रुप वालों को ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं जी। 102 की बात करें तो निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 102 का 3 नंबर है मैथिली। नेक्स्ट आता है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया। तो फिर से वही प्रश्न आ गया है गुलेरी जी ने। अगला फिर आता है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी। तो 2 नंबर है 14 सितंबर 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 ध्वनि का बताना है उच्चारण स्थान क्या है। तो हमारा यहाँ तालव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 नंबर डिंगल भाषा का। अगला आता है फिर से वही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अभी ये सब आपको पता है बहुत सी। हाँ, जो कुछ नए प्रश्न आते हैं उनको लेती हूँ मैं, रिपीट प्रश्न अभी नहीं लूँगी मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रश्न बने कैसे हैं। ठीक है, 106 का हम देखते हैं। तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर हो जाएगा पद। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं, तो पद का नहीं है। अगला है सनसनाहट में प्रत्यय कौन सा है। तो आप जानते हैं आहट प्रत्यय है। फिर से वही प्रश्न आ गया, देख लेना इसको, अयं, ऐल, आवा, आयु। ठीक है, इसको भी आप लगा पाएंगे। अवधि, ब्रज, अपभ्रंश, पाली। तो जो आप देखेंगे कि ऐल जो है, ठीक है, 110 का आप देखेंगे हमारा यहाँ पे जो ऐल भाषा है, ऐल भाषा, तो वो अयों जो है अपभ्रंश का है, आवा अवधि का है, आयो ब्रज का है, और ऐल जो है भोजपुरी है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, आप एक बार लगाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है बंधु हमारा 2 नंबर करेक्ट निकल कर आएगा। ठीक है, आप 1 2 कोई सा पकड़ लेंगे ना तो आप इसका चाहे तो आप एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके और आंसर लिख लें और फिर आप एक बार इसको देख लें और आप कोशिश करें मिला सकते हैं आप इसको। अब फिर प्रश्न है वही 2 शब्दों को उनके संध के साथ आपको सुमिलित करके बताना है। निरोग, दीर्घाकार, सदाचार, प्रतीक। अब आपको यदि एक भी आपने मिला लिया कि एक का तीसरा जा रहा है, ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे। एक का तीसरा केवल एक जगह पर है, नहीं धन रोग होता है निरोग। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर राइट हो जाएगा। आप चाहे एक बार देख भी लें। ठीक है, सत, धन, आचार, सदाचार। तो यहाँ पर आप यहाँ इसको भी, ये तो सब आपके बाएं हाथ का खेल है, सबने इसकी तैयारी करी होगी, उम्मीद यही करती हूँ। हिंदी भाषा का संबंध किससे है, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा का क्या नाम दिया है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। यहाँ पे 13 का राइट आंसर हमारा भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा देखो कहा है यहाँ पर। तो यहाँ तो देश भाषा का नाम जन भाषा या देश भाषा तो निकल के आ ही नहीं रहा है भाई। ठीक है, आप इसका बताना उत्तर आप पे। इसका तो मैंने कुछ दूसरा ही पढ़ा है, पर यहाँ पर तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे। लोक भाषा, देश भाषा, जन भाषा। आगे फिर देखते हैं। तो देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। 14 का नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट आता है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या था। तो 15 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। पंजाबी, राजस्थानी, मिश्रित खड़ी बोली। अगला है, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नाम साधु द्वारा किया गया नहीं है। 116 का 4 हो जाएगा ब्राह्मण।
और आगे चलते हैं तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति आप सभी जानते हैं, सर्वश्रेणी अपभ्रंश से। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका भी उत्तर आपको पता है, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट आता है अवहट्ट भाषा का तात्पर्य क्या है? तो 4 नंबर हो जाएगा परिनिष्ठित अपभ्रंश। और अगला है हिंदी में के उद्भव विकास की जो पूर्ववर्ती श्रृंखला है उसका बताना है। तो सभी जानते हैं यहाँ पे पहले आएगा वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं तो हम देख लेते हैं लहंदा जो एक प्रांतीय भाषा है कि जन्मदात्री कौन है? तो यहाँ पर हमारा 21 का राइट होगा वो 1 नंबर पे साची है। नेक्स्ट आता है कि उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर ख्वाजा बंदा नवाज हमारा 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 122 का नहीं वली साहब। ठीक है, वली साहब होंगे मेरे ख्याल से, पर मैंने ख्वाजा बंदा नवाज को ही पढ़ा था उर्दू साहित्य के जन्मदाता के रूप में, देख लेना आप। ठीक है, बट यहाँ पे 3 नंबर मुझे राइट लग रहा है। वैश्यवाड़ी किस बोली का नाम है? तो 123 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर। यहाँ पर अवधि को वैश्यवाड़ी भी कहते हैं। अगला है जाटू किस बोली को कहते हैं? 124 का 1 नंबर है, बांगरू को जाटू कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो राइट आंसर जो है हमारे 3 नंबर है। ठीक है, पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो सभी जानते हैं 26 का राइट आंसर 3 होगा, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। ठीक है, अरबी मत समझिएगा। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52, 2 नंबर राइट है। बाजार किस भाषा का शब्द है? 128 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर उर्दू भाषा का। अगला आता है दक्षिणी हिंदी के साहित्य में प्रधान है, तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूफी मत। अगला है कौन सी बोली ब्रजभाषा से बहुत मिलती जुलती है? तो 130 का राइट आंसर 1 हो जाएगा कन्नौजी। कन्नौजी बोली का केंद्र बताना है क्या है? तो 31 का राइट आंसर 3 हो जाएगा फर्रुखाबाद। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। आगे हिंदी उर्दू का मूल आधार कौन सी बोली है? तो राइट आंसर यहाँ 132 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर करेक्ट है कि हिंदी उर्दू का जो मूल आधार है वो अवधि है। कुछ मैं आपको प्रश्न दिखाती हूँ और देखिएगा प्रश्न का पैटर्न से वही है, पूरा प्रश्न का पैटर्न नहीं है। जो मुझे लगेगा कि नया प्रश्न आपके समक्ष आ जाता है, जैसे कि उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या था, तो इसको बता देते हैं, जिसका जो राइट आंसर हमारा निकल कर आता है। तो 1 नंबर है जवानी उर्दू या मुल्लाह। ठीक है, ये हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? सभी जानते हैं कोलकाता में। और अभी तो ये सब पुरानी प्रश्न ही रिपीट हो रहे हैं। रानी केतकी की कहानी की भाषा बताना है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा खड़ी बोली। नेक्स्ट आता है कि अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर वर्णों की द्वुत प्रवृत्ति। फिर अगला आता है कि विभाषा जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं, से तात्पर्य क्या है? तो 141 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, एक प्रांत अथवा उप प्रांत की बोली। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है शतम समूह में कौन सी भाषाएं शामिल हैं? तो 142 का राइट आंसर 3 हो जाएगा ईरानी। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सिंधी भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो देखो सिंधी भाषा के लिए भी बंधु जो है फारसी लिपि का प्रयोग होता है। आगे फिर चलते हैं तो 144 का फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी, हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष बताना है कौन थे? तो जो 144 का हमारा राइट आंसर है वो 1 नंबर है, प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। खड़ी बोली गद्य में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? तो 145 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, भाषा योग वशिष्ठ है। अगला है मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वर्ण रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना आप थोड़ा सा, जो भी कुछ गड़बड़ लगेगा तो। 146 का हमारा 3 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिषा ठाकुर। अगला आता है नागरिक विचारणी सभा काशी की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 147 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का प्रचार करना। आगे है कि प्रारंभ में हिंदी का प्रचार करने के लिए अनेक नगरों में हिंदी प्रचार संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस क्रम में स्थापित भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर बाबू तोताराम। और नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष सभापति बने थे, तो कौन बने थे? 149 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर आचार्य बाबू राधा कृष्णदास। अगला है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया था? 150 का 2 नंबर हो जाएगा संतराम फुलेवरे। ठीक है, अभी 200 प्रश्न हैं और मैं यहाँ कुछ देख लेती हूँ। सभी प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके PDF हमारे बंधुओं को दे दी जाएंगे जो हमारे पेड कोर्स में हैं और आपको पता है। हाँ, एक प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 153 का जो राइट आंसर है वो हमारा 2 नंबर भारोपी परिवार की है। और ऐसे प्रश्न बनेंगे कि भारोपी परिवार की कौन सी भाषा नहीं है, तो यहाँ पर आप 154 का राइट आंसर आप निकाल लीजिएगा कि तमिल जो है वो भारोपी भाषा परिवार की नहीं है।
और इधर आता है कि बहुरूपी भाषा परिवार का एक वर्ग शतम किस भाषा का शब्द है? तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर अवेस्ता। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये प्रश्न, अभी आपके समूह में भेज दिए जाएंगे। मैं आपको सारे प्रश्न दिखा देती हूँ और यदि आपकी डिमांड रही तो कोशिश करूँगी इसको मैं टेलीग्राम पर देने के लिए। बाकी अभी मैं कोर्स में अभी मैं इसको सेंड कर दूँगी, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बंधु, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप प्रश्नों को देख लीजिएगा, बाकी आप प्रश्नों से रूबरू होंगे। आभीर से तात्पर्य क्या है? तो 170 का हमारा नंबर यहाँ 4 हो जाएगा कि नाम साधु द्वारा किया गया अपभ्रंश का एक प्रमुख भेद है आभीर, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेशी भाषा का नाम दिया था? तो 168 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। खड़ी बोली को भारतेंदु जी ने परदेशी भाषा कह दिया था, ठीक है। खड़ी बोली 168, हाँ खड़ी बोली अंग्रेजी होना चाहिए, वैसे परदेशी भाषा को देख लूँगी, एक बार सर्च करूँगी। पर इन्होंने खड़ी बोली को ही परदेशी भाषा कहा था। वैसे परदेशी भाषा तो अंग्रेजी है हमारी, माफ़ करना, 2 नंबर राइट होगा, ठीक है। परदेशी भाषा हमारी अंग्रेजी है। और ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है बंधु, आपको मैं एक झलक इसको दिखाई देती हूँ। एक प्रश्न आता है कि प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास तो ब्राह्मी लिपि से हुआ था, ठीक है। 172 का जो हमारा राइट आंसर है वो 2 नंबर ही है। और देख लीजिएगा ये पूरा भाषा विज्ञान से प्रश्न है और जो मुझे लगेगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट, सब प्रश्न रिपीट प्रश्न हैं, ठीक है, सब प्रश्न रिपीट हैं। और जब मुझे लगेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूँगी। और बाकी आप देख ही रहे हैं प्रश्न को, ठीक है। पश्चिमी अपभ्रंश कहा गया है, मतलब किसकी भाषा को पश्चिमी अपभ्रंश कहा गया है? तो 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 नंबर स्वयंभू। और किसकी भाषा को पूर्वी अपभ्रंश कहा गया है? तो 186 का राइट आंसर 4 हो जाएगा कणहपा, ठीक है। यह प्रश्न भी आया हुआ है आपके परीक्षा में। जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से किसका बोध होता है? तो अपभ्रंश का, ठीक है। 87 का हमारा 3 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सभी देख पा रहे हैं, सब सरल प्रश्न है, सब आपके पुस्तकों से लिए गए प्रश्न हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो जिसका आपको आपकी पुस्तकों में जिक्र ना किया गया हो, ठीक है। सभी प्रश्न बंधु आपके पुस्तक से लिए गए हैं, कोई प्रश्न अन्यत्र नहीं है। यदि आपने ध्यान से सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक आपने पढ़ ली है तो भी बहुत हो जाएगा। यहाँ 203 प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, 208 प्रश्न वैसे हैं, पर एक प्रश्न है जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से वैसे बताएं। और ऐसे ही मैं 1-2 बेहतर क्लासेस और आपको दे दूँगी तो बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।